Nuclei is an important topic in physics that is covered in IIT, NEET, CBSE, and Maharashtra State Board. It involves the study of the components of the nucleus, such as protons and neutrons, and their interactions. Students can find valuable resources on this topic, including video uploads by Ignited Minds tutorials. These resources offer knowledge explanations to help make the subject matter more understandable and accessible. By studying nuclei in physics, students can gain a deeper understanding of the structure of atoms and the behavior of subatomic particles. This knowledge can have practical applications in fields such as medical imaging and nuclear power. It is important for students to stay engaged with their studies and take advantage of all available resources in order to succeed in these courses. With the help of online tutorials and other educational materials, students can obtain a stronger grasp of challenging topics like nuclei and achieve their academic goals. ओके पीपल वी विल डिस्कस अबाउट, थोड़ा सा थियोरेटिकल है आज का, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है, फिजन मतलब टूटना और फ्यूजन मतलब भाई साहब जोड़ना. ठीक है, और हर चीज़ का एक किक प्रोसेस होता है ना. मतलब ऐसा ही नहीं है कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने आप से ही भाई साहब डिसइंटीग्रेट होगा. उसको आपको कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल तरीके से डिसइंटीग्रेशन को इनिशिएट कराना पड़ेगा. इट्स लाइक अगर आप भाई साहब एक बाइक को स्टार्ट करते हो तो जैसे किक मारते हैं, तो वैसा ही एक स्टार्टिंग प्रोसेस होता है. और जनरली आपका स्टार्टिंग प्रोसेस यहाँ पे होता है बम्बार्डिंग बाय न्यूट्रॉन्स. ठीक है, न्यूट्रॉन्स के साथ इनकी बम्बार्डिंग होती है. ठीक है, जिसके वजह से एक चेन ऑफ रिएक्शंस जनरेट होता है. आर वी क्लियर? ठीक है, तो फिजन और फ्यूजन दो ही चीज पढ़ेंगे हम यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस में. ठीक है, न्यूक्लियर फिजन. सो आपका जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो है, ठीक है, वॉट एवर योर न्यूक्लियर एनर्जी इज, इट कैन बी न्यूक्लियर फिजन हो सकता है या न्यूक्लियर फ्यूजन. दोनों ही तरीके से आप एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं भाई साहब. व्हेन हैवी न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस है विच डीकेज इनटू 2 और मोर इंटरमीडिएट मास फ्रैगमेंट्स. ठीक है, एक हैवी न्यूक्लियस जब 2 या 2 से ज्यादा इंटरमीडिएट मास फ्रैगमेंट्स में डिसइंटीग्रेट होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई साहब? फिजन. आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, फिजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना. ठीक है, ओके ओके ओके. और दोनों ही प्रोसेस में आपकी एनर्जी रिलीज होती है. और आज की तारीख में भाई साहब ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है. बेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इसलिए है क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसको हम कंट्रोल में रखने के लिए बहुत प्रॉब्लम है. इट जनरली गोज आउट ऑफ कंट्रोल. ये जनरली आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है. अदरवाइज दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी. जिस दिन हमने इस एनर्जी को प्रॉपरली और सेफली यूज करना सीख लिया, हमें ना तो पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी और ना ही भाई साहब किसी फ्यूल की जरूरत पड़ेगी. एवरीथिंग विल गो ऑन एन ऑटो पायलट मोड. ठीक है, दिस इज सच एन अबंडेंस ऑफ एनर्जी. ठीक है, यहाँ पे भाई साहब हमारा कोई भी एनर्जी रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स नहीं रह जाएंगे. ठीक है, ओके. सो व्हेन लाइट न्यूक्ली फ्यूज इनटू अ हेवी न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड फ्यूजन. न्यूक्लियर फिजन. जैसे अगर आप देखोगे नो सऊदी कंट्रीज में, आप भाई साहब अगर एक बॉटल आपका जो ऑयल है वो आपका एक बॉटल पानी से सस्ता है ना, तो वहाँ पे लोग पानी, मतलब वहाँ पे कोई रिवर्स नहीं है, कोई स्ट्रीम्स नहीं है, कोई ग्लेशियर्स नहीं है. वेयर डू दे गेट द वाटर फ्रॉम? दिस इज बेसिकली बाई डिस्टिलेशन फ्रॉम सी वाटर. और सी वाटर से जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है वो बहुत एक्सपेंसिव है और उसमें आपका न्यूक्लियर एनर्जी यूज होता है. ठीक है, देयर न्यूक्लियर एनर्जी इज एक्चुअली यूज. ठीक है, phenomena of splitting of heavy nucleus into smaller nuclei with liberation of energy is called nuclear fusion. ठीक है, तो radioactive decay can be induced by a collision between two nuclei or by the collision of a neutron with a nucleus. तो एक न्यूट्रॉन का भाई साहब, एक न्यूट्रॉन को आपने न्यूक्लियस से जब कोलिजन कराया, ठीक है, एक न्यूट्रॉन को थाप से मारा भाई साहब एक न्यूक्लियस में, तो आपका रेडियो एक्टिव फिजन चालू हो जाएगा. ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके. डीके मतलब क्या होता है? ये कोई बायोलॉजिकल डीके नहीं है भाई साहब. ठीक है, ये दिस इज फिजन, टूटना. ठीक है, एक रेडियो एक्टिव एटम का भाई साहब टूटना, इसको हम बोलेंगे डीके. ठीक है, सो रेडियो एक्टिव डीके कैन बी इंड्यूस्ड बाय अ कोलिजन बिटवीन 2 न्यूक्ली. या तो 2 न्यूक्लियस के बीच में कोलिजन होगा
और बाय द कोलिजन ऑफ अ न्यूट्रॉन विद अ न्यूक्लियस। जनरली सारे रेडियो एक्टिव जो आपके रिएक्शंस हैं दे आर इनिशिएटेड बाय न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन से इनको इनिशिएट करते हैं, ठीक है। ओके, सो आपका देखो ये न्यूट्रॉन आया, ये समझ लो टारगेट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे अटैक करेगा ये, ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस तक पहुंच सकता है, क्यों? अरे न्यूट्रॉन न्यूक्लियस तक भाई साहब, कैरम बोर्ड खेले ना ठप से मारा भाई साहब, तो इसका तो भाई साहब इसको टच होना जरूरी है ना स्पीडिंग के लिए, तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस तक कैसे ही पहुंचेगा, क्यों पहुंचेगा? हाँ, हम इस चीज को किसी इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तो हाँ, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज करेक्ट, आगे बोल फिर, नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट, स्टार्टिंग पॉइंट सही है। हाँ, अरे भाई साहब, जब किसी एटम के पास आप किसी नेगेटिव चार्ज को लेकर जाएंगे तो उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना भाई साहब, तो क्या होगा? रिपल्शन, वो पीछे आ जाएगा भाई साहब। तो किसी न्यूट्रल एटम, किसी न्यूट्रल चीज को ही आप न्यूक्लियस तक पहुंचा सकते हैं। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? एटम्स के आजू बाजू तो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, आप भाई साहब कैसे ही पहुंचाएंगे? किसी न्यूट्रल चीज को ही आप अंदर तक पहुंचा सकते हैं, अदरवाइज चार्ज पार्टिकल को नहीं पहुंचा सकते। इलेक्ट्रॉन को अगर आप लेकर जाएंगे तो रिपल्स मारेगा, या तो ऐसे चला जाएगा बच्चे जैसे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में आपको दिखता है, या तो पीछे आ जाएगा भाई साहब, ठीक है, ये तो आपको दिखाई है। और अगर पॉजिटिव हुआ तो उसके साथ ही कलाइड कर जाएगा भाई साहब, खत्म हो जाएंगे दोनों ही, ठीक है। तो किसी न्यूट्रॉन को ही आप न्यूक्लियस तक पहुंचा सकते हैं। इट्स लाइक प्लेइंग अ कैरम, तो ये आपका टारगेट न्यूक्लियस है। देखो यहाँ पे दो फिजन प्रोडक्ट्स बन गए, ये जो दो फिजन प्रोडक्ट्स बनेंगे इनका एटॉमिक मास इस पेरेंट न्यूक्लियस से कम होगा। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? इसमें कम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा और कम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। दूसरा जो फिजन प्रोडक्ट बना या तीसरा जो फिजन प्रोडक्ट बना उसमें भी कम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या कम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेगा, ठीक है, क्लियर है। और ये हो गया आपके भाई साहब न्यूट्रॉन्स। ये चैप्टर नीट के सिलेबस से डिलीट हो चुका है, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस। ये भी आप देखते हैं भाई साहब, मैंने यहाँ पे नीट का पूरा सिलेबस आपको भेजा था जिसमें रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर जो है आपका डिलीट हो चुका है, बोर्ड्स में ही सिलेबस है बेसिकली, ठीक है, क्लियर है। ये न्यूट्रॉन हुआ, ये न्यूट्रॉन हुआ, ये आपके फिजन प्रोडक्ट्स हो गए। ओके ओके ओके, द फिजन प्रोसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ऑटो हैन एंड स्ट्रासमैन, दिस थियरी वाज, तो आपका भाई साहब हिस्ट्री है, ठीक है। ओके, एग्जांपल जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका यूरेनियम है, एटॉमिक नंबर 92-235 कोलाइड्स विद अ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन के साथ भाई साहब इसका हो रहा है क्या? कोलिजन, ठीक है। द मेन प्रोडक्ट्स आर ट्यू न्यूक्ली बोथ रफली हाफ द साइज ऑफ द ओरिजिनल पेरेंट न्यूक्लियस। तो हम भाई साहब यहाँ पे बहुत ध्यान से हमको ये देखना है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का एडजस्टमेंट कैसे हो रहा है। न्यूट्रॉन एक क्या है भाई साहब? चार्जलेस पार्टिकल है, समझ में आता है ये, ठीक है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। हम इसको कैसे लिखते हैं भाई साहब? 0, ठीक है, n और ये 1, इसको 1 गिना जाएगा, लेकिन चार्ज के हिसाब से ये 0 गिना जाएगा, समझ में आता है? अरे चचा कहाँ थे भाई साहब, सब ठीक ठाक? ओके ओके, नहीं तू ऐसा मत बोल कि रोज ही आ रहा हूँ, क्या सर रोज ही आ रहा हूँ, कभी कभार भूले भटके। ओके, तो ये आपका भाई साहब n, ठीक है, ये 0 और ये हो गया आपका 1, क्लियर है। ये 1 कहाँ पे ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? एटॉमिक मास से। न्यूट्रॉन का इन्फ्लुएंस एटॉमिक मास पे होगा, एटॉमिक नंबर पे नहीं। चीजें समझ में आ रही है भाई साहब? न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास से लेना देना है, एटॉमिक नंबर से नहीं, चार्ज नहीं है। एटॉमिक नंबर से किसका लेना देना होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको देखते हैं हम यहाँ पे। तो देखो ये न्यूट्रॉन से तुमने क्या की? बम्बार्डिंग की, बम की तरह फेंका भाई साहब, हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स। कहाँ गया? इस न्यूक्लियस को हिट कर रहा है ये, इधर उधर देखम, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रॉन और ये हो गया भाई साहब आपका यूरेनियम एटम है, इसको ये हिट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो बेरियम और क्रिप्टॉन बना, ठीक है। अब भाई साहब बताइए, बेरियम का एटॉमिक मास कितना दिख रहा है आपको? 141, और क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास कितना दिख रहा है? 92। तेजस बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? जस्ट चेकिंग वेदर यू आर अवेक और नॉट। अच्छा हंस दिया तूने भाई साहब, 141 और 92, 2 + 1 3, तो ये गया भाई साहब 2 + 1 3 हो गया, 9 + 4 13, तो ये हो गया 233। स्टार्टिंग में कितना था भाई साहब? 235, मतलब 2 अभी भी गायब है। ये 2 जो गायब हैं ये भाई साहब आपके न्यूट्रॉन्स में मिलेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, कितने गायब हैं आपके? 2 है ना, 2 गायब है और 1 न्यूट्रॉन स्टार्ट में जो बम्बार्डिंग में, मतलब कितने न्यूट्रॉन्स आपके एक्स्ट्रा हो गए? 3 न्यूट्रॉन्स। बैलेंसिंग समझ रहे हैं भाई साहब? 3 न्यूट्रॉन्स।
क्या ये 141 और 92 का भाई साहब समझ में आ रहा है? ठीक है, एटॉमिक नंबर का न्यूट्रॉन के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर किससे बना होता है भाई साहब? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से। और आपने जो हिट किया है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है विच इज न्यूट्रॉन। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पे भाई साहब 92 देखिए 56 और 36 प्रॉपर क्या हो गया 56 और 36। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ये 3 न्यूट्रॉन्स का हिसाब समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, 2 न्यूट्रॉन्स का डेफिसिट तो यहां से हो गया और स्टार्टिंग में तुमने 1 न्यूट्रॉन डाला था, तो तुम्हारे पास कितने न्यूट्रॉन्स हो गए जो अनएडजस्टेड हैं अभी तक? 3। इसीलिए तुम बैलेंस कर रहे हो 3 न्यूट्रॉन से। आर वी क्लियर टिल दिस पार्ट? नहीं, देखो देखो यहां पे क्या है, न्यूट्रॉन से तुमने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया है ना, न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड किया किसमें? यूरेनियम में। यूरेनियम स्प्लिट हो गया बेरियम एंड क्रिप्टॉन में। बेरियम का एटॉमिक मास 141, क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास 92। इन दोनों एटॉमिक मासेस को हम ऐड अगर करते हैं तो हमको कितना आ रहा है भाई साहब? 233। इन दोनों एटॉमिक मासेस को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है भाई साहब? 236। मतलब कितने का घपला है भाई साहब? 3 का। मतलब 3 न्यूट्रॉन्स आपके भाई साहब रिलीज होंगे। इसीलिए देखो 3 न्यूट्रॉन्स अलग से हमने रिलीज करवाए हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन्स आपके रिलीज हो गए। और कितने का आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन का एक एग्जांपल है। सो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव बम्बार्डेड अ यूरेनियम एटम विथ न्यूट्रॉन्स रिजल्टिंग इन द fission of uranium atom into barium and krypton along with evolution of ये आपका न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, अब बताओ मुझे आपका जो किक आपने दिया था वो था ये है ना स्टार्टिंग पॉइंट। वुड यू स्टिल रिक्वायर? क्यों वुड यू स्टिल रिक्वायर दिस? क्योंकि तुम जनरेट कर रहे हो ना भाई साहब, यहां पे यू आर ऑलरेडी जनरेटिंग न्यूट्रॉन्स। यही न्यूट्रॉन्स भाई साहब चेन रिएक्शन करता रहेगा। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? तुमको किस चीज की आवश्यकता है इस रिएक्शन को जनरेट करने में? न्यूट्रॉन्स की। तो तुमने यहां पे भाई साहब न्यूट्रॉन्स जनरेट कर दिया और इसीलिए एक बार जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन चालू हो जाता है वो फिर चलता ही रहेगा। इट विल कीप ऑन हैपनिंग। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, दिस विल कीप ऑन हैपनिंग क्योंकि अपने आप चलता रहेगा, ये ऑटो पायलट मोड पे आ जाएगा भाई साहब। क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए चाहिए न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो जनरेट हो रहे हैं भाई साहब। कहीं कहीं पे न्यूट्रॉन्स की एनर्जी बहुत कम हो जाती है जिसके वजह से हम रिएक्शन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इन ज़्यादा करके केसेस में न्यूट्रॉन्स यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके। द प्रोजेक्टाइल मतलब ये है, देखो ऐसे जिसको जोर से मारा गया है भाई साहब। ठीक है, प्रोजेक्टाइल विच हैज बीन यूज्ड टू बाउंड्री अ हैवी न्यूक्लियस। कैसे इसको स्पीड देते हैं हम? आपने पढ़ा है ये भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है आपने। साइक्लोट्रॉन बोल के एक होता है, साइक्लोट्रॉन, उसमें हम इसको स्पीड देते हैं। ठीक है, साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल्स को स्पीड दिया जाता है, फट से भाई साहब नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्टाइल की तरह काम करेगा। दिस इज बेसिकली अ प्रोजेक्टाइल। साइक्लोट्रॉन एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप चार्ज या अनचार्ज पार्टिकल्स को स्पीड देते हैं, साइक्लोट्रॉन होता है ये। ठीक है, ओके। सो प्रोजेक्टाइल यूज्ड टू बाउंड्री अ हैवी न्यूक्लियस नीड नॉट बी अ न्यूट्रॉन। जरूरी नहीं है कि भाई साहब न्यूट्रॉन ही हो। ठीक है, इट कैन बी अ प्रोटॉन एज वेल। प्रोटॉन भी भाई साहब कर सकता है और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भाई साहब पहले वापस आ जाएगा, रिपल्शन मिलेगा उसको। ठीक है, इट कैन बी अ प्रोटॉन, ठीक है, और अ ड्यूट्रॉन, ठीक है, और अ अल्फा पार्टिकल। दोनों देखो, ड्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, मतलब हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है ये। ठीक है, अल्फा पार्टिकल भाई साहब क्या हो जाएगा? अल्फा पार्टिकल विल आल्सो बी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके के आपके पार्टिकल्स हो जाएंगे। द फ्यूजन प्रोडक्ट्स फॉल इनटू 2 ग्रुप्स, वन ऑफ एटॉमिक नंबर इन द रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो फिजन के जो प्रोडक्ट्स होंगे 2 ग्रुप्स में आएंगे। ठीक है, दे विल फॉल इनटू 2 ग्रुप्स, वन विद एटॉमिक नंबर इन द रेंज ऑफ 35 to 43, ठीक है, एंड एटॉमिक मास इन द रेंज ऑफ 80 to 110। ठीक है, तो आपका एटॉमिक नंबर इन द रेंज ऑफ 35 to 43 या एटॉमिक मास इन द रेंज ऑफ 80 to 110। अदर ऑफ एटॉमिक नंबर इन द रेंज ऑफ 51 to 57। एक आपका हो गया 35 to 43, एक हो गया आपका 51 to 57। ठीक है, एंड एटॉमिक मास इन द रेंज ऑफ 125 to 160। ठीक है, ये आपके रेंजेस हैं अलग अलग। ठीक है, फिजन प्रोडक्ट्स के रेंजेस है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। सम ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड इज इन द फॉर्म ऑफ, कहीं कहीं पे एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो हो सकती है आपके गामा रेज। गामा रेज आपके न्यूट्रल रेज होते हैं। ठीक है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज,
इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, कहीं कहीं पे भाई साहब साउंड, और कहीं कहीं पे भाई साहब लाइट एनर्जी आपका एमिट होता है। अलग अलग फॉर्मेट्स में ये एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। कहीं कहीं पे गामा रेज, हीट एनर्जी, साउंड एंड लाइट एनर्जी। ओके, 0.1% मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज कन्वर्टेड इन एनर्जी, ठीक है। सब नोट की जाने वाली बातें हैं, ठीक है। 0.1% मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस के हिसाब से, दैट इज E = mc² के हिसाब से आपका 0.1% ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो मास है रिएक्टेंट्स का, उसका 0.1% किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में, ठीक है। इन एनी न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव रिएक्शन, न्यूट्रॉन्स रिलीज इन फिजन आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स विच आर रिलीज इन अ टाइम पीरियड ऑफ, बस फटाक से ही रिलीज होंगे, ठीक है, 10⁻⁻14 seconds, and these are known as prompt neutrons. As the name itself suggests, prompt मतलब फटाफट जो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। So which are released in a time period of 10⁻⁻14 seconds, and they constitute almost 99.36%. जितने भी आपके न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं उनमें ऑलमोस्ट 99% आपके प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स ये फटाफट रिलीज होते हैं, मतलब विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 10⁻⁻14 seconds में ये रिलीज होंगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये एक टाइप का न्यूट्रॉन्स हो गया। दूसरे टाइप का न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नॉट सूटेबल फॉर चेन रिएक्शन। तो ये जो आपको 3 न्यूट्रॉन्स इधर दिखा, समझ में आ रहा है, कहाँ पे प्रोडक्ट्स में जो 3 न्यूट्रॉन्स दिखा, वो तीनों के तीनों न्यूट्रॉन्स आपके मतलब यूज नहीं होंगे। उनमें से जो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स होंगे वो चेन रिएक्शन में यूज होंगे, लेकिन जो आपके नॉट सूटेबल फॉर चेन रिएक्शन है वो भाई साहब चेन रिएक्शन को प्रमोट नहीं करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो हमने क्या किया था भाई साहब, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, इसको हमने बॉम्बार्ड किया, किसके साथ भाई साहब, यूरेनियम 92 और 235 के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, आपका 141 बेरियम, ठीक है, जो भी आया इसका भाई साहब, प्लस आपका भाई साहब क्रिप्टॉन हुआ, ठीक है, प्लस हमने 3 न्यूट्रॉन्स इधर देखे ना भाई साहब, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन्स इधर देखे। ये 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, ये इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे, मतलब आपको स्टार्ट में किक देना है इस रिएक्शन को एक न्यूट्रॉन से, ठीक है। रिएक्शन अभी अपने आप ऑटो पायलट मोड में चलेगा। तो इन 3 न्यूट्रॉन्स का जो आपको दिख रहा है, इनमें से 99.36% न्यूट्रॉन्स विल फेवर द चेन रिएक्शन, मतलब अगले वाले यूरेनियम एटम को यहां से ही एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर देगा। समझ में आ रहा है? अगले वाले एक यूरेनियम एटम को यहां से ही एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर देगा। यू डू नॉट नीड एडिशनल न्यूट्रॉन्स फॉर स्ट्राइकिंग देयर। नाउ द रिएक्शन विल प्रोसीड ऑन एन ऑटो पायलट मोड, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग सेपरेट, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो 99.36% ऑफ द न्यूट्रॉन्स फ्रॉम हियर विल प्रोसीड विद द चेन रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन को जनरेट करेंगे, ठीक है। बाकी के जो न्यूट्रॉन्स हैं वो नॉट सुटेबल फॉर चेन रिएक्शन है, ठीक है। बाकी के न्यूट्रॉन्स दे विल नॉट बी सुटेबल फॉर चेन रिएक्शन। दीज आर हाईली एनर्जेटिक रिएक्शन, दीज आर हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स, ठीक है। Delayed neutrons which are released after 10⁻⁻14 seconds are called delayed neutrons. तो prompt neutrons कौन होते हैं? जो 10⁻⁻14 seconds के अंदर रिलीज हो जाएं, और यही ज्यादा करके होते हैं, मतलब जितने भी न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए हैं उनमें 99.36% न्यूट्रॉन्स आर prompt neutrons. They will be released within a fraction of less than 10⁻⁻14 seconds. Any neutron which is released after 10⁻⁻14 seconds will be known as a delayed neutron, and generally it doesn't help in the chain reactions, ठीक है। दूसरा टाइप का न्यूट्रॉन क्या है? नॉट सुटेबल फॉर चेन रिएक्शन, ठीक है। ओके ओके ओके, विच आर एमिटेड बाय अनस्टेबल फिजन फ्रैगमेंट्स, ठीक है। तो ये भाई साहब अनस्टेबल फिजन फ्रैगमेंट्स है। आपका देखो फिजन हो गया, देखो हर समय जो आपका फिजन का प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे समझ लो ये आपका एक कोई ए मास है, ठीक है, लेट्स से ये ए मास है, इसको भाई साहब न्यूट्रॉन्स ने बम्बार्ड किया, तो ये किस में स्प्लिट हो गया? बी और सी में स्प्लिट हो गया, ठीक है। और प्लस समझ लो भाई साहब यहाँ पे कुछ न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए, लेट्स से n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेर रिलीज, ठीक है। ये भाई साहब न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो बी वाला जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल हो, इसीलिए बी वाला प्रोडक्ट अपने आप से कुछ न्यूट्रॉन्स रिलीज करेगा। अब समझो इसको, ठीक है। जो ये वाला न्यूट्रॉन रिलीज हुआ ये तो विदाउट एनी टाइम गैप रिलीज होगा ना, पट से होगा, लेकिन बी से जो न्यूट्रॉन रिलीज होगा उसको टाइम लगेगा। जब तक भाई साहब ए बी में कन्वर्ट ना हो जाए और बी जो अनस्टेबल है वो फिर से आगे किसी डी या ई में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक तो भाई साहब ये न्यूट्रॉन नहीं रिलीज होने वाला ना। समझ में आ रहा है? ये टाइम गैप समझ में आ रहा है? देखो यहां पे पहले एक न्यूट्रॉन है जिसने
किसी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे इसको हमने बम्बार्ड किया ए, ठीक है, इसका बन साहब फिजन में बन गया बी और सी, ठीक है, क्लियर है। और समझ लो कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए होंगे, 3 4 5 जो भी है ये रिलीज हुआ, ठीक है, क्लियर है। ये तो पहले ही झटके में हो जाएगा, मतलब इस न्यूट्रॉन को रिलीज होने में लेस देन 10⁻⁻14 सेकेंड्स लगे होंगे, और इसीलिए ये क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन हो जाएगा। आर बी क्लियर। और यही प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन हैज गॉट द कैपेबिलिटी एज वेल एज द एनर्जी टू मेक द रिएक्शन प्रोसीड अहेड, so you would not need any more neutrons to bombard the atom. Now let's say B turns out to be an unstable atom. If it is an unstable atom, it will lose some amount of neutrons to gain stability. ठीक है, तो ये भाई साहब कुछ न्यूट्रॉन्स लूज करेगा, लेट्स से 2 न्यूट्रॉन्स या जो भी है, इट विल लूज सम अमाउंट, तो ये हो गया आपका भाई साहब डी, ठीक है, इट विल लूज सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स टू गेन स्टेबिलिटी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। अब बताओ मुझे, एक प्रोसेस, 2 प्रोसेस और ये तीसरे प्रोसेस में जो ये न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है, ठीक है, दिस विल डेफिनेटली टेक टाइम मोर देन 10⁻⁻14 सेकेंड्स, है ना भाई साहब, टाइम भी दिया है ना आपका, और इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिलेड न्यूट्रॉन। दिस इज डिलेड न्यूट्रॉन। ये आपके अनस्टेबल फ्रैगमेंट्स के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है, और ये दे विल नॉट बी एबल टू असिस्ट इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। ये भाई साहब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में कोई असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, ओके। तो आपके जो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स होंगे टपाटप, जो भाई साहब 10⁻⁻14 सेकंड्स के पहले रिलीज हो रहे होंगे, दे आर द वंस व्हिच विल प्रोमोट द चेन रिएक्शन, नॉट द अदर वंस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके ओके ओके। which are emitted by unstable fission fragments, unstable fission fragments से ये रिलीज हो रहे हैं, they constitute only 0.64%। तो आपका 99.36% आपका क्या हो गया, प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स, और 0.36% क्या हो गया भाई साहब, डिलेड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। डिलेड न्यूट्रॉन्स का भाई साहब कोई हिस्सेदारी नहीं होती है चेन रिएक्शन को आगे ले जाने में, ठीक है, ओके। दे आर कॉज ऑफ चेन, लेस एनर्जेटिक, दे आर नॉट द कॉज ऑफ चेन रिएक्शन, नॉट द कॉज, ठीक है। will play an important role in running of nuclear reactor. On average 2.5 neutrons are produced in each fission event. Mass defect is really equal to, आपका भाई साहब जनरली देखा गया जितने भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनमें कितना होता है भाई साहब, 2.5 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस इन ईच फिजन। 2.5 न्यूट्रॉन्स, अभी तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है भाई साहब, एक न्यूट्रॉन का आधा नहीं हो सकता है, एवरेज देखा गया है, जनरली 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन 3 न्यूट्रॉन्स और साथ ही साथ किसी एक अनस्टेबल एटम का भी एक न्यूट्रॉन निकल रहा होगा, तो इसीलिए सारे कैलकुलेशंस अगर हम करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस इन ईच फिजन। एक फिजन में भाई साहब आपका 2.5 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मास डिफेक्ट इज रियली इक्वल टू 0.214 AMU। एनर्जी कंसिडर्ड रिएक्शंस, फास्ट न्यूट्रॉन्स भाई साहब देखिए कितना एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और उसी जगह पे स्लो न्यूट्रॉन्स दे आर जस्ट एमिटिंग हाउ मच, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो दैट इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। तो आपके फास्ट न्यूट्रॉन्स और स्लो न्यूट्रॉन्स का मामला समझ में आ रहा है भाई साहब। टोटल एनर्जी रिलीज भाई साहब आपकी कितनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। फीचर्स ऑफ फिजन रिएक्शंस, दे कैन बी मेनी डिफरेंट पॉसिबल रिएक्शन प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपका भाई साहब द रिएक्शन प्रोसीड्स मोर फ्री न्यूट्रॉन्स देन इट यूजेस, ठीक है। तो आपके हर फिजन रिएक्शन में ज़्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, मतलब देखो आपको रिएक्शन, जब हमने यूरेनियम को बॉम्बार्ड किया, आपको कितने न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता हुई, 1, और कितने न्यूट्रॉन्स इधर जनरेट हुए, 3। अगले वाले यूरेनियम एटम को अगर मुझे बॉम्बार्ड करना है तो कितने की जरूरत पड़ेगी, 1 की, तो इसका मतलब 2 तुमको जरूरत नहीं पड़ रही है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, द रिएक्शन प्रोड्यूसेस मोर फ्री न्यूट्रॉन्स, ज़्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे देन इट यूजेस। रिएक्शन को आगे जाने के लिए 1 ही न्यूट्रॉन की आवश्यकता हो रही है, लेकिन हर बार तुम 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, न्यूट्रॉन्स का यूज कम हो रहा है, ठीक है, ओके। These free neutrons can then induce fission in other nearby uranium nuclei, creating a chain reaction, और भाई साहब आपका चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा, ठीक है। क्लियरम। द रिएक्शन रिलीजेस एनर्जी, तो आपके रिएक्शन में क्या रिलीज होता है भाई साहब, एनर्जी। द एक्स्ट्रा बाइंडिंग एनर्जी is released in the form of gamma rays and through the kinetic energy of the particles produced.
बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है भाई साहब? जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, ठीक है, साथ में रखने के लिए जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, है ना। अभी क्योंकि ये टूट गया है और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स चितर बितर हो गए, फिजन हुआ है ना भाई साहब, तो बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना। कुछ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक समूह लेकर बेरियम बन गया, कुछ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का समूह लेकर क्रिप्टॉन बन गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बाइंडिंग एनर्जी थी ये टूट गई, ठीक है। सो एक्स्ट्रा बाइंडिंग एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गामा रेस। तो ये बाइंडिंग एनर्जी जब टूटेगी तो कहां ही और कैसे ही रिलीज होगी? एनर्जी है भाई साहब, एंड एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये कैसे रिलीज होगी? थ्रू काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल्स प्रोड्यूस। यही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेरियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, या भाई साहब आपके न्यूट्रॉन्स हो गए, इनके काइनेटिक एनर्जी में आएगा ये, ठीक है। दिस विल बेसिकली प्रोड्यूस द काइनेटिक एनर्जी। गामा रेज भी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तोड़ा है ना आपने इसको भाई साहब, ये टूट चुका है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी कहां जाएगा? जो बाइंडिंग एनर्जी अभी तक इन सारे न्यूक्लियॉन्स को साथ रखे हुए था वो कहां जाएगा? वेयर विल इट गो? So this will go in producing gamma rays and this will go in producing or rather increasing the kinetic energy of particles. Are we clear on this one people? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। Energy from fission, the binding energy per nucleon, binding energy per nucleon मतलब हर एक न्यूक्लियॉन के टूटने से कितना एनर्जी भाई साहब प्रोड्यूस हो रहा है? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं हो गया है क्या? 7:30 बजे छोड़ेंगे हम भाई साहब, है ना, समझो कि नहीं? ओके, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज अबाउट 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? हर एक न्यूक्लियॉन को तोड़ने में कितना बाइंडिंग एनर्जी लग रहा है? 7.6। फॉर मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स द बाइंडिंग एनर्जी इज अबाउट 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। द डिफरेंस इज अबाउट हाउ मच? 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स द बाइंडिंग एनर्जी। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, देखो यहां पे ये फिजन हुआ, ये क्या बना? बेरियम और क्रिप्टॉन बना, है कि नहीं? बेरियम और क्रिप्टॉन बना। इसका बाइंडिंग एनर्जी, मतलब इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना था? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इन दोनों का बाइंडिंग एनर्जी, मतलब इसका भी तो भाई साहब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहेंगे एटम के अंदर, इसका भी तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहेंगे। इन दोनों का बाइंडिंग एनर्जी कितना आ रहा है? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो पेरेंट न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी भाई साहब कितना था? 7.6 mega electron volts, which means the amount of energy that is required to hold the protons and neutrons within the uranium parent nucleus is 7.6 mega electron volts. When it is bombarded with neutrons and it disintegrates into barium and krypton, individually if we add up the binding energies, that is the energies which are required to hold the protons and neutrons in barium and krypton separately, it comes to a total of 8.5 mega electron volts. क्या ये समझ में आ रहा है? तो भाई साहब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन। मतलब इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी का 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज अप हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सो द डिफरेंस इज हाउ मच? 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी कहां से आएगा भाई साहब? सिंस देयर आर 235 न्यूक्लियॉन्स, द टोटल एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज अबाउट कितना हो गया भाई साहब? 210। ठीक है। कैसे आया भाई साहब? ये 235 है, 235 इंटू 0.9 है ना, 235 न्यूक्लियॉन्स है ना, 235 न्यूक्लियॉन्स है ना भाई साहब। आपका यूरेनियम यही है ना, 235 और 92 था, है ना। तो कितने न्यूक्लियॉन्स हैं आपके भाई साहब? 235। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मतलब हर एक न्यूक्लियॉन के लिए आपको कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है? 0.9। तो भाई साहब 235 न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इनके लिए कितनी एनर्जी लग जाएगी? 235 इंटू 0.9 दैट इज 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। सो 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर 1 ग्राम ऑफ प्योर यूरेनियम, दिस वुड कॉरेस्पॉन्ड टू अ टोटल ऑफ अबाउट 9 इंटू 10⁻10 जूल। अभी भाई साहब देखो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा? 1 ग्राम, अब अगर भाई साहब यहाँ पे एटॉमिक मास को आप कन्वर्ट करोगे, एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम कितना हो जाएगा? 235 ग्राम्स, ठीक है। 235 ग्राम, 235 ग्राम मतलब 1 मोल, 235 ग्राम मतलब 1 मोल, मतलब 235 ग्राम में यूरेनियम के कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे भाई साहब, ठीक है। मतलब 1 ग्राम में कितने एटम्स हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 235 एटम्स हो जाएंगे। समझम, ठीक है। ये कैसे निकाला होगा वो मैं आपको बोल रहा हूं।
फॉर 1 ग्राम ऑफ प्योर, तो इतने एटम्स हो जाएंगे, और हर एटम में भाई साहब आपके, ठीक है, 235, हर एटम में भाई साहब आपके कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 235 न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है, हर एटम में। तो एक एटम का भाई साहब, ठीक है, 1 ग्राम में इतने एटम्स, और हर एटम में भाई साहब कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 235 न्यूक्लियॉन्स हैं, और हर न्यूक्लियॉन्स में, ठीक है, कितना एनर्जी लग रहा है आपको, 0.9, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें से, 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज समथिंग दैट यू विल मल्टीप्लाई बाय 210 एंड यू विल गेट 9 into 10⁻10 जूल्स, ठीक है। दैट्स हाउ यू आर गेटिंग 1 ग्राम। 1 ग्राम के लिए आपको कितना जूल्स ऑफ एनर्जी लग जाएगा, 9 into 10⁻10। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? फॉर कंपैरिजन 1 ग्राम TNT रिलीजेस अबाउट, ठीक है, 4200 जूल्स। ये भी भाई साहब TNT मतलब आपका जो ब्लास्ट वगैरह में यूज होता है, ठीक है। ये जैसे मैं अपने ऑफिस का एक बात, ऐसे ही हम लोग गेम खेले थे, एक बार हमारा सर्वर डाउन हो गया था, तो एक गेम होता है जिसमें मतलब हम लोग अभी टाइम पास कर रहे हैं, कुछ काम है नहीं, घर भी नहीं जा सकते भाई साहब, नहीं कभी भी सर्वर आ जाएगा, तो काम चालू है। तो ऐसा एक वाइट बोर्ड था, उसमें आकर अपने बारे में 2 चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक है, अपने बारे में 2 चीज़ें लिखनी है, और जो भी क्राउड रहेगा उसको गेस करना है कि 2 में से कौन सा सही चीज़ है और कौन सा गलत है, विच इज़ ट्रूथ एंड विच इज़ ब्लफ, ट्रूथ एंड ब्लफ बोलते हैं इसको, ठीक है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग लिखा। एक भाई साहब मोटा सा इंसान था, ठीक है, मतलब थोड़ा सा फनी टाइप का था वो, उसको हमको मतलब भरोसा नहीं होता था उसके ऊपर, जो भी बोल रहा, उसकी आवाज़ ऐसा आवाज़ था उसका। भाई साहब आके पहला पॉइंट लिखता है, आई एम अ मिलेनियर, और दूसरा पॉइंट कुछ लिखा था उसने। तो पहला ही हमारा क्वेश्चन है, भाई साहब मिलेनियर है तो यहाँ क्या कर रहा है, ठीक है, एक मतलब 70-80 हज़ार रुपये की नौकरी में ये क्या कर रहा है, अगर मिलेनियर है तो। तब उसने बोला कि यस आई एम अ मिलेनियर, ये ट्रूथ है, ये ब्लफ नहीं है। सब लोगों ने बोला ये ब्लफ कर रहा होगा भाई साहब, ठीक है, नहीं ये ट्रूथ है। और उसने बोला कि मेरा पूरा फैमिली जो है TNT लाता है। TNT मतलब पनवेल के आगे और भी बहुत आगे बेसिकली, ठीक है, सबर्ब्स में जो आपके रॉक्स होते हैं वहाँ पे ब्लास्ट्स होते हैं, और उन ब्लास्ट से बनते हैं स्टोन चिप्स। ये स्टोन चिप्स आपके कंस्ट्रक्शंस में यूज़ होते हैं। तो उस TNT का लाइसेंस उसके पास है, मतलब TNT का लाइसेंस वो बोलता है, इस लाइसेंस को लेने के लिए ही करोड़ों रुपए लगते हैं। ये लाइसेंस भाई साहब ब्लास्ट का लाइसेंस है वो, मतलब आपको समझिए कितने ऊपर लेवल तक जाना पड़ेगा उस लाइसेंस को प्रोक्योर करने के लिए, ठीक है। तो दैट वाज व्हाट आई रिमेंबर्ड अबाउट TNT। क्या यहाँ पे TNT यूज़ होता है एक्सटेंसिव ब्लास्टिंग के लिए। आपको जो स्टोन चिप्स मिलते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े भाई साहब सीमेंट में मिक्स करके जो कंक्रीट में डाला जाता है, देखो, ठीक है, वो स्टोन चिप्स भाई साहब आपके बड़े बड़े पत्थरों को ब्लास्ट करके बनाया जाता है, ठीक है। तो वो TNT यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। when lighter nuclei fuse into a heavier nucleus it is called, क्या हो जाएगा भाई साहब, बोलो, फ्यूजन, चेन रिएक्शन, नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा आपका फ्यूजन, ठीक है, ओके। when heavy nucleus decays into 2 or more intermediate mass fragments it is called fission, ठीक है, ओके। चेन रिएक्शन, a self-sustained nuclear fission reaction without the supply of neutrons from any external source is called a chain reaction। इसका मतलब क्या हो गया, आपने एक न्यूट्रॉन को ऐड किया या बॉम्बार्ड किया रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, अभी रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, अभी जो भी न्यूट्रॉन्स मैन्युफैक्चर हो रहेंगे वही रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? तो सेल्फ सस्टेन्ड प्रोसेस है, अभी आपको अलग से भाई साहब न्यूट्रॉन्स नहीं चाहिए बॉम्बार्ड करने के लिए। आर वी गेटिंग दिस पीपल हम, ठीक है। सो इट्स अ सेल्फ सस्टेन्ड न्यूक्लियर फिशन। सेल्फ सस्टेन्ड मतलब खुद ब खुद जो हो रहा है, न्यूक्लियर फिशन, ठीक है, रिएक्शन विदाउट द सप्लाई ऑफ न्यूट्रॉन्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स। कोई भी बाहर के सोर्स से और न्यूट्रॉन्स आप नहीं ले रहे हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। तो ये कब होगा, ये कब होगा, एक सिंपल सा बात बोल रहा हूं आपसे, कब होगा ये, व्हेन विल हैपन? हाँ जोर से बोल, पहले से जब हुआ रहेगा, नहीं कभी होगा। अभी तुमने पढ़ा ना भाई साहब, डिलेड न्यूट्रॉन्स होता है, प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स होता है। तो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स की संख्या जनरली 99.36 होती है। तो इसका मतलब जितना आपका प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स होगा उतना आपका ये रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। रिगार्डिंग चेन रिएक्शन, इट कैन बी इनिशिएटेड इफ देयर इज एन अवेलेबिलिटी ऑफ वन स्लो थर्मल न्यूट्रॉन। मतलब आपने पहले क्या किया, एक न्यूट्रॉन को इससे बॉम्बार्ड कराया है ना। देयर इज वन न्यूट्रॉन व्हिच हैज बीन बॉम्बार्डेड इनटू द न्यूक्लियस, एक स्लो थर्मल न्यूट्रॉन। By using moderator
फास्ट न्यूट्रॉन्स कैन बी स्लोड डाउन टू सस्टेन चेन रिएक्शन। कभी कभी भाई साहब बहुत ज़्यादा फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, उतना ज़्यादा भी हमको नहीं चाहिए, ठीक है, वो फिर उसको तोड़ेगा नहीं, ठीक है, तो हमको कभी कभी क्या करना पड़ता है, न्यूक्लियर मॉडरेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं। न्यूक्लियर मॉडरेटर्स करते क्या हैं, पूरे सिस्टम की, अभी देखो क्या न्यूट्रॉन्स की पकड़ पकड़ के उसकी एनर्जी निकालेंगे, पॉसिबल नहीं है भाई साहब। न्यूट्रॉन क्या ही साइज का होगा, ठीक है, और उसको पकड़ के उसका एनर्जी निकालना मतलब क्या, अभी इतने मिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो तुम कैसे उसको स्लो करोगे। देखो क्या हुआ है, अफला तफली मच गई है। एक यूरेनियम एटम को तुमने न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया, भाई साहब चारों तरफ से न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। अभी ये न्यूट्रॉन्स अगले वाले यूरेनियम एटम को बम्बार्ड करेंगे, एक तो तुम्हारे न्यूट्रॉन्स की भीड़ ज़्यादा है, ठीक है, और प्लस उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, तो मतलब तुमको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है भाई साहब। तुमने भाई साहब एक 100 मीटर का ह्यूमन रेस रखा है, ह्यूमन, समझ में आ रहा है, एक 100 मीटर का रेस रखा है ह्यूमंस के बीच में, अभी उसमें तुम फार्मूला 1 चला रहे हो, तो आर यू गोइंग टू, वही क्या फटाक से चला जाएगा वहां तक, 2 सेकंड में कवर कर लेगा वो, ठीक है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी कंड्यूसिव, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है कि भाई साहब आपका एक यूरेनियम एटम है, उसको एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया, तमाम न्यूट्रॉन जनरेट हो गए जो जरूरत भी नहीं है, एक ही न्यूट्रॉन चाहिए, लेकिन हर रिएक्शन में आपको 3 न्यूट्रॉन, और उसकी भी स्पीड इतनी ज्यादा, तो अभी तुम इनमें से स्पीड को कैसे निकालोगे, एक एक न्यूट्रॉन की स्पीड निकालोगे नहीं, आप क्या करोगे, सिस्टम की एनर्जी को डाउन कर दोगे, पूरे सिस्टम की एनर्जी को डाउन कर दोगे, और ये होता है मॉडरेटर्स में। दीज आर बेसिकली हैपनिंग इन मॉडरेटर्स। न्यूक्लियर मॉडरेटर्स में पूरे सिस्टम की एनर्जी को बाहर निकाला जाता है, ठीक है, तो जैसे सिस्टम की एनर्जी को बाहर निकाल देंगे आप, तो न्यूट्रॉन्स की एनर्जी भी डिप हो जाएगी, ठीक है। By using moderator, fast neutrons can be slowed down to sustain chain reaction. हमको उतना फास्ट न्यूट्रॉन्स भी नहीं चाहिए, जितना फास्ट न्यूट्रॉन्स हो जाएगा उतना ही भाई साहब आपको अनडिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब। एक सीमा होनी चाहिए, उसके बाहर अगर भाई साहब स्पीड है, so it is not going to give you again krypton and barium and again those 3 neutrons. The chain reaction is not going to happen, ठीक है, okay. It is characterized by multiplication factor K, where K क्या होता है भाई साहब, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एट एनी जनरेशन, ठीक है, किसी भी लेवल पे कितने न्यूट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स प्रीसीडिंग जनरेशन, उसके पहले वाले पे कितने न्यूट्रॉन्स जनरेट हुए थे, ठीक है। एक स्टेज पे, मतलब समझो ये ए है, ठीक है, ए है, अभी आपने भाई साहब एक न्यूट्रॉन से इसको बम्बार्ड किया, ये बना भाई साहब बी और ये बना सी, और लेट्स से एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरेट हुए, ठीक है, लेट्स से n1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जनरेट हुए। अभी भाई साहब ये फिर से डिसइंटीग्रेट हुआ, ये बन गया भाई साहब लेट्स से डी और ई, ठीक है, और ये भाई साहब बन गया भाई साहब एफ एंड जी, यहाँ पे इन दोनों में भी न्यूट्रॉन जनरेट हुआ, लेट्स से n2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरेट हुए यहाँ पे, ठीक है, n2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जनरेट हुए। तो अभी आपको यहाँ पे ये देखना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एट एनी जनरेशन, मतलब अगर मैं इस स्टेज पे हूँ, ठीक है, इस स्टेज पे हूँ, तो मेरा हो गया भाई साहब n2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स प्रीसीडिंग जनरेशन, मतलब इस वाले में कितना था भाई n1। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये एक न्यूट्रॉन्स है जो आपने इसको स्ट्राइक किया, बना बी और सी, और इस प्रोसेस में कितने न्यूट्रॉन्स जनरेट हुए, n1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरेट हुए। अभी बी और सी अपने आप डिसइंटीग्रेट होगा भाई साहब, ठीक है, तो इस प्रोसेस में कितने जनरेट हुए, लेट्स से n2 न्यूट्रॉन जनरेट हुए, तो के फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एट एनी जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, n2, पहले जनरेशन में कितने हुए थे, n1, सो दैट विल बी n2 by n1। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। If K is less than 1, the reaction is under critical, ठीक है, अंडर क्रिटिकल रिएक्शन है, मतलब इसमें आपको कुछ चिंता की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये अंडर क्रिटिकल मतलब इसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, दिस कैन बी इजीली मैनेज्ड। K is less than 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, K less than 1 कब होगा भाई साहब, व्हेन मतलब ये ज्यादा होगा, है ना, ये आपका ज्यादा जनरेट हो रहा है, और ये ज्यादा जनरेट होगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, एनर्जी वैसे ही बढ़ जाएगी, और आपका जो टोटल एनर्जी जनरेट होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर K इज इक्वल टू 1, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो पहले जनरेशन में जनरेट हुए हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो सेकंड जनरेशन में जनरेट हुए हैं वो बराबर हैं, ठीक है, ये भाई साहब क्रिटिकल है, एंड एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड एट अ स्टडी रेट, और यहाँ पे भाई साहब अच्छा खासा एनर्जी आपका प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और क्या भाई साहब, K इज ग्रेटर देन 1, तो रिएक्शन इज सुपर क्रिटिकल। हाँ भाई साहब, घर तक छोड़ के आओ, जाओ जाओ अभी से। K is greater than 1, the reaction is super critical, that is explosive, ठीक है। सुपर क्रिटिकल भाई साहब एक्सप्लोसिव मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। एटॉमिक बॉम्ब्स में, न्यूक्लियर वेपन्स में यही यूज होता है, ठीक है।
क्लियर है, समझ में आ रहा है? दिस विल गो आउट ऑफ कंट्रोल जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एट एनी जनरेशन इज मोर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द प्रीसीडिंग जनरेशन। मतलब आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एट एनी जनरेशन इज मोर देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देन ऑब्वियसली के विल बी ग्रेटर देन 1 एंड दैट्स व्हेन इट विल बी सुपर एक्सप्लोसिव। ठीक है भाई साहब, ये सुपर एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, डन डन ना, बहुत बढ़िया भाई साहब। चल ही रहा था भाई। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स, तो ये एक चेन रिएक्शन हो गया। दिस विल बी अ चेन रिएक्शन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिएक्शन, ठीक है। नेचुरल यूरेनियम इज मोर देन नेचुरल यूरेनियम 238, ठीक है, विच डज नॉट रेडिली अंडरगो फिजन एज 235, ठीक है। यूरेनियम के दो आइसोटोप्स हैं, देखो आपके आइसोटोप्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, दैट इज 92। एक का एटॉमिक मास है 235, दूसरे का एटॉमिक मास है 238। 235 वाला ज्यादा फिजन अंडरगो करता है rather than 238, ठीक है। नेचुरल यूरेनियम इज मोर देन नेचुरल यूरेनियम which does not readily undergo fission as this, ठीक है। नेचुरल यूरेनियम इज enriched to increase the concentration of this, ठीक है। तो हम नेचुरल यूरेनियम कौन से फॉर्मेट में आता है, इस फॉर्मेट में आता है, ठीक है। ये आपका नेचुरल यूरेनियम है और इसका इतना ज्यादा फिजन नहीं होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, एनरिच कराते हैं। एनरिच कराते हैं मतलब इसका जो सैंपल होगा उसमें हम 92U35 के कॉन्सेंट्रेशन को भाई साहब बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है ये, इसमें हम इस कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे ताकि ज्यादा रिएक्शन हो। क्लियर है, क्लियर है, क्योंकि हर रिएक्शन में आपको 3 न्यूट्रॉन्स मिल रहे भाई साहब मुफ्त के, और ये 3 न्यूट्रॉन्स चेन रिएक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है। सो वी विल बेसिकली इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ U235, ठीक है। ओके, natural uranium is enriched to increase the concentration of 92U35. This is a difficult engineering process, ठीक है। If the piece of uranium is small, many of the nuclei are close enough to the surface to the released neutrons which escape before inducing another fission event. अगर भाई साहब यूरेनियम बहुत स्मॉल है, यूरेनियम का जो सैंपल है वो अगर बहुत स्मॉल हुआ, many of the nucleus are close enough to the surface, तो बहुत सारे, देखो ये आपका यूरेनियम का एग्जाम्पल है, लेट्स से, ठीक है। तो आपके न्यूक्लियस क्या है, सरफेस के क्लोज है ना,
न्यूक्लियस आर मेनी ऑफ द न्यूक्लियस आर क्लोज टू द सरफेस, ठीक है, क्लियर है, ओके। क्लोज टू द सरफेस टू द रिलीज न्यूट्रॉन्स विच एस्केप बिफोर, तो आपका भाई साहब अभी न्यूट्रॉन्स देखो, इसको तुमने क्या किया भाई साहब, बॉम्बार्ड किया न्यूट्रॉन से, ठीक है, तो क्या बनेंगे, न्यूट्रॉन्स बनेंगे। लेकिन जब सैंपल बहुत छोटा है, देखो इस चीज को समझो, यहां पे समझ लो एक यूरेनियम सैंपल है, लेट्स से बेसिकली आपका एक यूरेनियम सैंपल है, छोटा सा सैंपल है, और ये एक बड़ा सा सैंपल है, ठीक है, डिफरेंस देखो एकदम लॉजिकल है, ठीक है। आपने भाई साहब इसको न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किया और आपने इसको भी न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अभी ये जो न्यूट्रॉन है इसको बॉम्बार्ड कर रहा है, लेकिन बहुत सारे आपके इधर है ना, सरफेस पे न्यूक्लियस रहेंगे, इनका जो न्यूट्रॉन रिलीज होगा, ये 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है ना हर एक प्रोसेस में, ये तो भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। यहां पे क्या होगा, ये चेन रिएक्शन जनरेट करेगा, तो यहां पे भी भाई साहब निकलेंगे, लेकिन यहां पे इतने सारे एटम्स हैं कि भाई साहब इनका 3 न्यूट्रॉन्स का पल्ला भारी होगा, क्या ये समझ में आ रहा है, और इसके अंदर ही अंदर रिएक्शन चलता रहेगा। आर बी क्लियर। देखो सरफेस अगर भाई साहब स्मॉल है तो जो न्यूट्रॉन्स जनरेट हुए उनको भाई साहब पूरी आजादी है, बाहर चले जाएंगे वो, ठीक है। यहां पे सरफेस बिगर है, लेकिन सरफेस बिगर होने का एडवांटेज क्या है कि सरफेस के अंदर वाले जो एटम्स हैं वो लार्ज है, ठीक है, मतलब वहां पे ज्यादा क्वांटिटी में एटम्स हैं, ज्यादा क्वांटिटी में न्यूक्लियसेस हैं, तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी पॉसिबिलिटी है कि भाई साहब ये 3 न्यूट्रॉन्स वाले बाहर चले जाएंगे, लेकिन यहां पे इतने सारे न्यूक्लियस और एटम्स हैं कि इनका जो 3 न्यूट्रॉन्स है वो यहां पे धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से चेन रिएक्शन फॉर बिगर यूरेनियम एटम्स इज मोर फीजिबल देन स्मॉलर यूरेनियम सैंपल्स, ठीक है, एटम्स गलत बोल रहा हूं मैं, सैंपल यूरेनियम का कोई छोटा सा सैंपल है और बड़ा सा सैंपल है, इसको भी तुमने न्यूट्रॉन दिया, इसको भी न्यूट्रॉन दिया, यहां पे क्या हुआ, चेन रिएक्शन जनरेट हुआ, यहां पे चेन रिएक्शन जनरेट हुआ, यहां पे चेन रिएक्शन सरफेस पे भी रहेगा और बहुत सारा अंदर भी रहेगा, लेकिन यहां पे क्योंकि अंदर का ही भाई साहब कम है तो सारा का सारा सरफेस पे रह जाएगा और सारे न्यूट्रॉन्स भाई साहब बाहर, क्लियर है। तो यू विल लूज कंपैरेटिवली मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हियर देन हियर, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, आप ये बोला समझ में आता हूं, ओके ओके ओके, ठीक है। सो इन द पीस ऑफ यूरेनियम इज स्मॉल, many of the nuclei are close enough to the surface of the released neutrons which escape before inducing another fission event. So greater is the size of the uranium, raw size of the uranium जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा भाई साहब आपका एनर्जी जनरेट होगा फिजन से, आर वी क्लियर हम, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। So what we do is that the critical mass is the minimum amount of nuclear fuel material needed to sustain a chain reaction. तो कितना ही मिनिमम अमाउंट आपका न्यूक्लियर फ्यूल का चाहिए ताकि आपका एक चेन रिएक्शन जनरेट हो, ठीक है। क्रिटिकल मास इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल मटेरियल नीडेड टू सस्टेन अ, कितना आपका न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए, ठीक है, टू सस्टेन अ चेन रिएक्शन। A self-sustained nuclear fusion reaction without the supply of neutrons from any external source is called, क्या रहेगा, fission, fusion, chain reaction, none of these. So this will be a chain reaction, self-sustained भाई साहब, अपने आप से चल रहा है, ये 3 न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे तो चेन रिएक्शन आपका चल रहा है, ओके ओके ओके। द डैश इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल नीडेड टू सस्टेन अ चेन रिएक्शन। क्रिटिकल मास अब भी पढ़ा हमने भाई साहब, ठीक है, क्रिटिकल मास, बहुत हंसी आ रही है तुमको, द क्रिटिकल मास इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल मटेरियल नीडेड टू सस्टेन अ चेन रिएक्शन, ठीक है, ओके। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, देखो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, कोई गया है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, नहीं जाना अलाउड भी नहीं है वैसे, कहाँ पे है, मुंबई में, आमची मुंबई भाई साहब, बस इतना ही जानो कहाँ पे, क्या, मुंबई इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब जनरेटर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, BARC है भाई साहब यहाँ पे चेंबूर में, तारापुर है, ठीक है, ऑल दीज आर लोकेटेड इन नियर बाई मुंबई, एक आपका भाई साहब कोटा में है, ठीक है, ऑल दीज आर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। एक आपका कलपक्कम में, कलपक्कम में मैं गया हूँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी मैं गया हूँ, मतलब वहाँ पे अलाउ नहीं है जाना, अंदर घुसना अलाउ नहीं है वहाँ पे सिर्फ, तो मैं किसी को जानता हूँ इसके वजह से गया था, बहुत बहुत ही कूल एनवायरनमेंट है वहाँ पे, मतलब कूल एनवायरनमेंट कैसा है, आपके घर ऐसे है, बिल्डिंग्स ऐसे हैं और आजू बाजू सब पहाड़ वहाड़ है भाई साहब एकदम, ठीक है, एकदम आपको लगेगा किसी रिजॉर्ट में आ गए हैं, ठीक है, लेकिन वैसा ही है वहाँ पे सब साइंटिफिक ऑफिसर्स लोग हैं, सो इट्स बेसिकली पावर प्लांट, इट्स मतलब हम आपका जैसे यहाँ पे कंजस्टेड है, गाड़ियाँ जा रही हैं वैसा वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे रोड्स बने हुए हैं उनके पर्सनल यूज़ के लिए, वो एक पूरी कॉलोनी है। BRC अगर आपने देखा रहेगा
चेंबूर के थोड़ा सा आगे ही पड़ता है, वो जो एक शिवाजी का वो आता है ना सर्किल आता है, उसके थोड़ा सा आगे ही पड़ता है वो। तो दैट्स बेसिकली BRC। तारापुर भी है, तारापुर में तो मैं नहीं गया, लेकिन मैं कलपक्कम गया हूँ। कलपक्कम इज इन तमिलनाडु। तो दीज आर बेसिकली पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब कैसा है, यहाँ के जो साइंटिफिक ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको बाहर मतलब जैसे दूसरी कंपनीज में आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे आप रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के आजू बाजू ही सारे साइंटिफिक ऑफिसर्स रहते हैं, ठीक है। दीज न्यूक्लियर पावर ऐसा ही है, कलपक्कम में भी ऐसा ही है, कोटा में भी ऐसा ही है, ये आपका तारापुर में भी ऐसा ही है, BRC जो आपका चेंबूर में ऐसा ही है। मतलब वो पूरा कॉलोनी है, वो पूरा घिरा हुआ रहेगा, उसमें एंट्री और एग्जिट नॉर्मल नहीं होती है, ठीक है। बहुत बड़ी कॉलोनी है, मतलब समझ लीजिए आप कामोटे से भी, मतलब कामोटे और पनवेल को लेकर जितनी बड़ी कॉलोनी है, ठीक है। और इस पूरे कॉलोनी को मतलब पूरा दीवार से घिरा हुआ ही है, ऐसा दीवार से घिरा हुआ है, मतलब ऊंची दीवार है भाई साहब यहाँ तक, इतना, और अच्छा खासा सिक्योरिटी भाई साहब। ऊपर वो ऐसे बंदूक टांगे बैठे रहते हैं लोग कि अगर कोई दीवार क्रॉस करके भी नहीं आ सकता है। और जैसे आप बस वगैरह से अंदर जाते रहेंगे ना, तो वो पूरे बस की चेकिंग होती है। ऑब्वियसली बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, वहाँ पे कुछ भी एक भी छोटा सा भी एक्सीडेंट हो गया तो पूरे शहर को बर्बाद हो सकता है, ठीक है। उसका अंजाम पूरे शहर को क्या, पूरे रीजन को भुगतना पड़ सकता है। तो दैट इज द रीजन बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, ठीक है। ओके, सो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं भाई साहब आपके। न्यूक्लियर फिजन इज यूज्ड in a controlled way in nuclear power plants. Safety is always a major concern at a nuclear fission reactor. तो सेफ्टी आपका बहुत बड़ा कंसर्न है भाई साहब, ठीक है, बहुत बड़ा कंसर्न है। और यही एक चीज है जो जिसके वजह से हम आज तक न्यूक्लियर एनर्जी को टैप नहीं कर पाए हैं, पूरी भरपूर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे सेफ्टी में कुछ ना कुछ भाई साहब लैग्स रह ही जा रहे हैं। देयर आर सम लैग्स और दी अदर इन सेफ्टी, ठीक है, कुछ ना कुछ आपका लैग रह ही जा रहा है, ठीक है। सेफ्टी इज ऑलवेज अ मेजर कंसर्न। ऑल रिएक्टर्स आर डिजाइंड विद एक्सटेंसिव सेफ्टी फीचर्स। सारे रिएक्टर्स जो है तो बहुत एक्सटेंसिव सेफ्टी फीचर्स से डिजाइन होते हैं। द लेटेस्ट डिजाइन इंक्लूड पैसिव सेफ्टी फीचर्स दैट डू नॉट रिक्वायर मैनुअल ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है। द लेटेस्ट डिजाइन, आज की तारीख में जो लेटेस्ट डिजाइन है, इंक्लूड पैसिव सेफ्टी फीचर्स। तो इसमें कुछ पैसिव सेफ्टी फीचर्स हैं, मतलब जहां पे ऑटोमेटिक कंट्रोल्स है, ठीक है। जब बहुत एनर्जी बढ़ती हुई दिख रही होगी तो पूरे एनर्जी को भाई साहब निकाल दिया जाएगा, ऐसे ऑटोमेटिकली होगा। तो मैनुअल ऑपरेशंस नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि मैनुअल ऑपरेशंस में एरर्स होने के चांसेस हैं, हालांकि ऑटोमेटिक में भी हैं, ठीक है। ऑपरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशंस। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ अ पावर प्लांट, देखो देखिए इस तरीके का दिखता है आपको पावर प्लांट। दिस इज हाउ अ पावर प्लांट विल लुक लाइक, ठीक है। तो ये कंट्रोल रॉड्स होते हैं, देखो ये रिएक्टर कोर, यहाँ पे रिएक्शन होती है, और इससे भाई साहब देखिए हॉट वाटर जनरेट होता है। हॉट वाटर मतलब ये एनर्जी जो है वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब आप समझ लो इस बिल्डिंग की तरह टैंक होगा, इस बिल्डिंग को पूरा टैंक में परिवर्तित किया जाए तो जितना पानी होता है उतने पानी को गर्म करने के लिए समझिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, उतने ही पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो उस पानी को आप स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये स्टीम भाई साहब क्या करेगा, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएगा। इट विल बेसिकली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंडेंसर से इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल रॉड्स कंटेन यूरेनियम 235 दैट कैन बी एडेड और रिमूव फ्रॉम द कोर व्हाइल द रिएक्टर इज ऑपरेटिंग, ठीक है। तो फ्यूल रॉड्स होते हैं जिनमें भाई साहब कौन सा होता है, यूरेनियम दैट कैन बी एडेड और रिमूव फ्रॉम द कोर व्हाइल द रिएक्टर इज। तो ये यूरेनियम को हम अगर समझ लो बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रही है और ब्लास्ट हो सकता है, तो आप क्या करोगे, फटाफट यूरेनियम को निकाल दोगे वहां से। द यूरेनियम कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। तो रिमूव फ्रॉम द कोर, इस कोर से आप इसको निकाल सकते हो। फ्यूल रॉड्स होते हैं, ठीक है। फ्यूल रॉड्स कंटेन, और इनको हम फटाक से ऐसे फ्यूल रॉड को अगर हम निकालेंगे तो उसमें यूरेनियम रहते हैं, तो उसको निकाल सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। कैन बी एडेड और रिमूव फ्रॉम द कोर व्हाइल द रिएक्टर इज ऑपरेटिंग। कंट्रोल रॉड्स कंटेन मटेरियल्स दैट अब्सॉर्ब न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ पे भाई साहब अब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। दे कैन बी इंसर्टेड, so they can be inserted or removed from the core to control the number of free neutrons and adjust the fission rate। आपका जैसे जैसे भाई साहब देखो, जैसे k is greater than 1, मतलब आपके न्यूट्रॉन्स जब बहुत ज्यादा एमिट हो रहे हैं, है ना, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी भी बहुत ज्यादा एमिट होगी, ठीक है। अनकंट्रोल जा सकता है। तो कंट्रोल करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो आप यूरेनियम को ही निकालें, और दूसरा तरीका क्या है भाई साहब, आप न्यूट्रॉन्स को निकालें, ठीक है, न्यूट्रॉन्स को निकालें। तो यहाँ पे आप न्यूट्रॉन्स को निकाल रहे, फिजन रेट। Moderators are used to slow down the fast moving neutrons, heavy water, graphite, etc. It also carries away heat to a separate steam engine where a generator converts it to electrical energy, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या करता है, it carries away heat to a separate steam engine
वेयर अ जनरेटर कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हीट को कहाँ कैरी करता है भाई साहब? सेपरेट स्टीम इंजन वेयर द हीट इंजन ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट इंजन भाई साहब कैसे ऑपरेट कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डैश प्रोसेस इज यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, फ्यूजन, ब्रीडिंग, फिजन, एक्सेलरेशन। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका फिजन होगा, ठीक है, ओके। फ्यूल रॉड्स कंटेन डैश दैट कैन बी एडेड और रिमूव फ्रॉम द कोर व्हाइल द रिएक्टर इज ऑपरेटिंग। क्या कंटेन करते हैं? यूरेनियम, ठीक है, दे विल कंटेन यूरेनियम। तो जब आपको दिख रहा है कि भाई साहब बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो गया और ब्लास्ट हो सकता है, पट से यूरेनियम को आप निकाल देंगे, फ्यूल रॉड्स विल रिमूव इट, ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब यूरेनियम 92, ठीक है, यूरेनियम 92 विल बी रिमूव। 235, 92, 238 तो भाई साहब आपका ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, हमको भाई साहब ये ही चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम सैंपल में इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है, दिस कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, ओके। न्यूक्लियर रिएक्टर भाई साहब, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आपके 3 टाइप के हो जाएंगे, रिसर्च रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर एंड पावर रिएक्टर, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स। रिसर्च रिएक्टर दे प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स एंड रेडियो आइसोटोप्स नीडेड फॉर रिसर्च, ठीक है। तो अप्सरा, सर्कस, रेलिया, पूर्णिमा एंड बीआरसी। देखिए बीआरसी जो आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इन चेंबूर, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। क्लियर है पीपल, ओके। दीज आर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ब्रीडर रिएक्टर, द ब्रीडर रिएक्टर कन्वर्ट्स नॉन फिजनेबल मटेरियल लाइक यूरेनियम 238। किसी ने रॉकेट बॉयज सीरीज देखी है क्या? अमेजन पे है। तो एक्चुअली वो होमी भाभा के लाइफ के ऊपर है, ठीक है। होमी भाभा वाज द फर्स्ट पर्सन टू हैव आइडेंटिफाइड दैट हम एटॉमिक एनर्जी को बहुत एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने पहली बार सजेस्ट किया इंडिया को कि अगर अपना डिफेंस आपको स्ट्रांग बनाना है तो इस एनर्जी को यूज करना पड़ेगा भरपूर मात्रा में। होमी भाभा के साथ काम किया है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, दैट इज अब्दुल कलाम, ठीक है। उन्होंने उनके साथ काम किया है, दैट्स हाउ ही टैप दैट एनर्जी, ठीक है। उस पूरे सीरीज में ये है कैसे लोग सब एक साथ मिले, ठीक है, होमी भाभा एंड ऑल दीज पीपल, ऑल दीज साइंटिस्ट, और क्या उनका विजन था। तो BRC इज बेसिकली नेम्ड आफ्टर होमी भाभा ओनली, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है, ये चेंबूर में है, ठीक है। BRC दे प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स, इसका दूसरा नाम अणुशक्ति नगर है, ठीक है, एनीबडी नोज। दे प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स एंड रेडियो आइसोटोप्स नीडेड फॉर रिसर्च। मैंने देखा है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं या पनवेल तक जो लोग रहते हैं, उनका ज़्यादा करके जो मिशन रहता है कहीं पे घूमने घामने जाने का, वो इस तरफ है, लोनावाला के आगे 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 ऐसे जाएंगे, कोई इस तरफ नहीं जाता है। Otherwise, if you look at most of the places in Mumbai, you are not even aware of it. कोई एशियाटिक सोसाइटी गया है? नहीं। Anybody has gone to Asiatic Society? It is one of the largest libraries, not only in India but in Asia. पूरे एशिया में सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, जो आपके बीचों बीच मुंबई में, साउथ मुंबई में लोकेटेड है। Hardly anybody has gone there, ना? आप क्या कहते हैं? You have gone to this place. जवाहरलाल नेहरू का एक क्या भूल गया मैं यार, वर्ली के आगे है। तो दिस इज बेसिकली एक साइंस सेंटर, हाँ, नेहरू साइंस सेंटर। एनीबडी हैज गॉन देयर? गया है तू? ओके, चलिए, नेहरू साइंस सेंटर अभी तक आप लोग कोई नहीं गए। यू शुड बी गोइंग टू दीज प्लेसेस, दीज आर वेरी ओल्ड प्लेसेस दैट आर देयर इन मुंबई एंड दीज आर एक्सप्लोरेबल प्लेसेस। आप इतने सालों से रह रहे हैं, इट हार्डली टेक्स, आज की तारीख में तो फटाफट भाई साहब आप ओला हो गया, ट्रेन हो गया, कैसे भी पहुंच जाएंगे। एक्सप्लोर दीज प्लेसेस, ये मुंबई के एकदम कोर प्लेसेस हैं। हैंगिंग गार्डन्स वगैरह कितने सारी चीज़ें हैं जो आप अगर जाकर देखेंगे तो यू विल गेट टू नो व्हाट इज द कल्चर ऑफ मुंबई, दैट्स देयर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। खैर, यहाँ पे द ब्रीडर रिएक्टर कन्वर्ट्स नॉन फिजनेबल मटेरियल्स लाइक U38 इनटू फिजनेबल मटेरियल लाइक Pu, प्लूटोनियम 239 एंड ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। और आज की तारीख में इलेक्ट्रिक पावर को मतलब एटॉमिक एनर्जी से हम मैप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट डॉक्टर होमी भाभा ने बोला था कि अगर हमने सही तरीके से एटॉमिक पावर को टैप कर लिया और यूज़ कर लिया या एटॉमिक एनर्जी को यूज़ कर लिया, तो मतलब भारत में ऐसा कोई भी घर नहीं पहुंचेगा जहां तक हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा सकते। मतलब दूर दराज गांव इलाके में भी आराम से 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रह सकती है। देयर वुड बी नो पावर कट्स। द पावर कट्स आर बिकॉज ऑफ हैवी कंजम्पशन। तो आपका भाई साहब शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है और ये लोड संभाल नहीं पा रहे, ठीक है, इसीलिए भाई साहब बिजली की कटौती होती है। लेकिन अगर हमने पूरे एटॉमिक एनर्जी को टैप कर लिया, ठीक से यूज़ कर लिया सेफली, देन नोबडी विल बी इन अ डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके,
तो आपके भाई साहब देखो U38 है, यहाँ पे भाई साहब आपका बना U39 प्लस क्या बना, गामा रेस, ठीक है, ये आपके भाई साहब गामा रेस बने, तो ये उतना हमारे काम का नहीं है, ठीक है। U39 में आपने भाई साहब बीटा, तो इसमें क्या बना देखो, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, ठीक है। Np बेसिकली क्या हो गया भाई साहब, प्लूटोनियम, और ये जनरेट हुए अलग अलग भाई साहब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ब्रीडर रिएक्टर्स हैं ये, ठीक है। पावर रिएक्टर, दीज आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। एग्जांपल तारापुर जो मुंबई से बाहर ही है थोड़ा सा, कल्पक्कम ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। कोटा, नरोरा, खड़गपुर, काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, दे आर बेसिकली जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। The power output of a nuclear reactor is given by P is equal to Ne by T, where N is the number of fissions taking place in time T. E is energy released per fission. तो एक फिजन में भाई साहब कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, और लेट से n नंबर ऑफ फिजन्स हो रहे हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, Ne per unit time, that is T, so that will be the power, ठीक है। If x grams of a nuclear fuel of mass number A undergo fission in a time T and E is energy released per fission, then the power output of the nuclear reactor is given by power is equal to NEx by AT, where N is the Avogadro's number, ठीक है। तो उतना BARC has 4 research reactors, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका भाई साहब 4 रिसर्च रिएक्टर्स हैं, अप्सरा, ठीक है। ये 1 मेगावाट स्विमिंग पूल रिएक्टर है, तो ये एक स्विमिंग पूल के नीचे है एक्चुअली में, और वो जो मैं जिस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ रॉकेट बॉयज़ में, उसमें जब ये रिएक्टर लॉन्च हुआ था तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो ये जो पूरा रिएक्टर है ना, इसको बड़े से स्विमिंग पूल के अंदर रखा गया है, ठीक है। इस अप्सरा में 1 मेगावाट स्विमिंग पूल रिएक्टर है, और इसमें कुछ गड़बड़ हो गया था पाइपलाइन में, ये डॉक्टर होमी बाबा ने खुद जंप मारा उसमें, दिखा है उसमें, ठीक है। ही हिमसेल्फ जंप्ड एंड डाइव्ड इनटू इट एंड फिक्स्ड इट। सब लोग घबरा गए थे भाई साहब, क्या अभी तो ब्लास्ट ना हो जाए, तो ही हिमसेल्फ तो जाकर उसको ठीक किया था उन्होंने, ठीक है। सर्कस कनाडा 40 मेगावाट रिएक्टर 1960, जर्लिना जीरो एनर्जी रिएक्टर फॉर लैटिस इन्वेस्टिगेशन एंड न्यू असेंबलीज, पूर्णिमा प्लूटोनियम रिएक्टर फॉर न्यूट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन इन मल्टीप्लाइंग असेंबलीज। सो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है भाई साहब, आपका डिवाइस इन विच कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन टेक प्लेस। तो यहाँ पे भाई साहब आपका जो चेन रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन को, उसको बड़े कंट्रोल तरीके से हम करते हैं, मतलब यहाँ पे हम एनर्जी को भाई साहब बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इट ऑल्सो कन्वर्ट्स हीट और न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये उसको भाई साहब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। दोनों भी भाई साहब आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो प्रिंसिपल है वो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का ही प्रिंसिपल है। आपने बम्बार्ड किया फिर से रिलीज हुआ, बम्बार्ड किया फिर से रिलीज हुआ, तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को हम इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियरम 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 पीपलम, ओके। द चेन रिएक्शन इज मेड पॉसिबल बाय स्लोइंग डाउन द फिजन न्यूट्रॉन्स यूजिंग मॉडरेटर। तो फिजन न्यूट्रॉन्स को हम भाई साहब स्लो डाउन करते हैं बाय यूजिंग मॉडरेटर्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब लो टेम्परेचर है, हीट रिमूवल है, कंट्रोल रॉड्स, न्यूट्रॉन कैचर्स हैं भाई साहब ये, ठीक है। ये न्यूट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं। जब भी आपको लग रहा है कि मतलब एक एक्सप्लोसिव सा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, तो एक्सप्लोसिव सिचुएशन से बचने के 2 तरीके हैं। आप एनर्जी को कम कीजिए। एनर्जी को आप कैसे कम कर सकते हैं, न्यूट्रॉन्स को कम कर दीजिए, क्योंकि न्यूट्रॉन्स ही बॉम्बार्ड कर रहे हैं अगले एटम्स को। तो यहाँ से भाई साहब ये कंट्रोल रॉड्स हैं, दीज आर बेसिकली न्यूट्रॉन कैचर, ये न्यूट्रॉन्स को पंप आउट कर देंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन्स को पंप आउट कर देंगे। ये मॉडरेटर्स हैं भाई साहब, हायर टेम्परेचर, रेडिएशन प्रोटेक्शन बैरियर। अच्छा, जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो रेडिएशंस एमिट होते हैं, और ये रेडिएशंस बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। दे कैन बेसिकली पियर्स द स्किन एंड एंटर द बोन्स, ठीक है। तो इसीलिए भाई साहब आपके रेडिएशन प्रोटेक्शन बैरियर्स होते हैं, दीज आर रेडिएशन प्रोटेक्शन बैरियर्स दैट आर इंस्टॉल्ड, ठीक है। ओके, सो इस तरह से भाई साहब ये चलता रहता है। देखो कंट्रोल पैनल्स हैं, कंट्रोल पैनल्स में आप 2 चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, क्या क्या, न्यूट्रॉन्स को और क्या भाई साहब आपके यूरेनियम एटम्स को, दोनों को भी कंट्रोल करते हैं। दोनों को भी आप एक्सप्लोसिव सिचुएशन में बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके कंट्रोल पैनल्स हैं, ये कंट्रोल रॉड्स हैं। तो ये आपका रिएक्टर वेसल है, देखो यहाँ से आपका एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ये टरबाइन है देखो, ठीक है। सो इसमें आपका स्टीम जा रहा है, स्टीम देखो यहाँ पे आपका ये जो वाटर है ये स्टीम बन के जाएगा, और जब ये स्टीम बन के जाएगा बहुत, ये स्टीम ऐसे जब से जाएगा, बहुत जोर से जाएगा, तो टरबाइंस होंगे, मैग्नेटिक टरबाइंस। तो मैग्नेटिक टरबाइन जैसे घूम जाएंगे बहुत जोर से, जैसे वो आपने वो छुक छुक गाड़ी देखी है क्या वैसे, वो जिसको स्टीम इंजन वाले, ठीक है, वो काले काले जो होते थे पहले, वो रेलवे इंजन मतलब आपके इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलते थे, वो स्टीम से चलते थे। तो वो चलते कैसे थे भाई साहब, बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे पानी रखा जाता था, हर स्टेशन पे पानी अपलोड होता था और कोयला डाला जाता था।
ऐसे देख रहे हैं मतलब क्या मैं कहाँ की कहानी बता रहा हूँ। ये स्टीम इंजन हुआ करते थे भाई साहब, ठीक है, दीज आर स्टीम इंजन। ये ऐसे रेलवे इंजन हुआ करते थे, ठीक है, ये पूरे काले इंजन होते थे भाई साहब। यहाँ पे क्या होता था, ये समझ लीजिए आपका एक कंटेनर होता था और यहाँ पे कोयला डाला जाता था, कोयला, और इसके ऊपर होता था पानी, बहुत भर के पानी। हर स्टेशन में पानी अपलोड होता था, जैसे हर पेट्रोल स्टेशन में आप पेट्रोल भरते हैं ना, तो हर स्टेशन में पानी अपलोड होता था। ये कोयला ड्राइवर्स लोग डालते रहते थे, ठीक है, कोयला ड्राइवर्स लोग डालते थे ये, और यहाँ से स्टीम सबसे ऐसे निकलता था। ये स्टीम के निकलने से ये ट्रेन आगे जाती थी, ठीक है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उस हिसाब से ही चलती थी, ठीक है। इट डजंट मतलब ये कोई इलेक्ट्रिकल वायर से नहीं चलता था। दैट इज हाउ इट यूज्ड टू गो, स्टीम इंजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है, देखो स्टीम बहुत जोर से जा रहा है, तो बहुत जोर से जब जा रहा है और उसके ऊपर ऐसे मैग्नेटिक टर्बाइंस लगे हुए हैं, तो मैग्नेटिक टर्बाइंस घूम जाएंगे, ठीक है, जप से जा रहा है ये मैग्नेटिक टर्बाइंस के नीचे से, तो ये मैग्नेटिक टर्बाइंस को घुमा देगा, और जैसे ही मैग्नेटिक टर्बाइंस को घुमाएगा, किसी भी मैग्नेट के फील्ड को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो आपके देखिए इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होकर आपके पावर स्टेशन पे जाकर होम पे जाती है, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज जनरेटेड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो विदाउट हार्मिंग द नेचर बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, ठीक है, यू कैन कंस्ट्रक्ट दिस। आपका भाई साहब बड़े स्मॉल एरिया में ही इसको हम कर सकते हैं। सिर्फ एक ही आपका सहूलियत बरतनी पड़ेगी कि ये कंट्रोल पैनल्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जो एनर्जी अगर ब्लास्ट हो गया ये, तब भाई साहब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ न्यूक्लियर रिएक्टर। द थर्मल न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस फर्दर fission of U-235. The essential features of a nuclear reactor are fuel, moderator, controlling rods, radiation shielding and reflectors and coolant, ठीक है। तो आपके भाई साहब कूलेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो फ्यूल तो होगा भाई साहब आपका न्यूट्रॉन्स, मॉडरेटर, मॉडरेटर मतलब क्या हो गया आपके, इस चीज को यूरेनियम को बाहर निकाल लेंगे भाई साहब, या कंट्रोलिंग रॉड्स होगा, कंट्रोलिंग रॉड से आप क्या निकालेंगे बाहर, न्यूट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे। रेडिएशन शील्डिंग, रेडिएशन शील्डिंग होना जरूरी है भाई साहब, वरना ये रेडिएशन बाहर निकलेगा तो सबको इंपैक्ट करेगा, इट कैन एक्चुअली एंटर द बोन्स, ठीक है। रिफ्लेक्टर्स एंड कूलेंट, तो ये सब आपके भाई साहब हो जाएंगे। सो ये आपका कोर हो गया, देखो कंट्रोल रॉड्स है, यहाँ पे भाई साहब रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी है, इधर से कूलेंट होगा, यहाँ पे स्टीम है, ये स्टीम जो जाएगा भाई साहब टर्बाइंस में जाएगा, हीट एक्सचेंजर, ये स्टीम जनरेटर है, वाटर फ्रॉम कंडेंसर इसमें फ्लो होता रहेगा, ये साइकिल चलता ही रहेगा, द साइकिल विल कीप ऑन। फ्यूल आपका क्या है, न्यूक्लियर फिजन टेक्स प्लेस इन द कोर ऑफ द रिएक्टर, इट कंटेन्स एनरिच्ड यूरेनियम। एनरिच्ड यूरेनियम मतलब U-38 की जगह पे आपने क्या डाला है ज्यादा करके, U-235, ठीक है। एनरिच्ड यूरेनियम कंटेन्स 90% ऑफ U-235, 238 भी रहेगा और आपका 90% U-235 रहेगा, ठीक है। The fuel rods are tightly sealed in aluminum cylinders in breeder reactor, a non-fissionable U-38 in converting into fissionable materials and produces more than consume, ठीक है, क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैथ्स वाले जाएंगे उधर।